हाय फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर विकास और आज हम आपसे बात करेंगे। जैसे कि बच्चों को डे टू डे में हम देखते हैं कि नेजल कंजेशन का इशू होना, कॉमन कोल्ड के सिम्टम होना, स्नीजिंग, सोर थ्रोट के इशू होना। तो क्या ये बच्चे को कॉमन कोल्ड का इशू है या एलर्जिकल राइनाइटिस है? कॉमन कोल्ड के अंदर यूजुअली देखा यह गया है कि बच्चे को किसी ना किसी से कॉन्टैक्ट होता है जिसको इस तरह के सिम्टम होते हैं। उसके 1 to 2 डे के बाद या विदिन 3 to 4 डे के अंदर बच्चों को सिम्टम डेवलप होते हैं जिसके अंदर नेजल म्यूकस का डिस्चार्ज होना, स्नीजिंग का इशू होना, नेजल कंजेशन का इशू होना। इसके साथ में बच्चों को सोर थ्रोट, फीवर, बॉडी एक और फटी का इशू होता है। यूजुअली हमने देखा है कि डे टू डे एक्टिविटी के अंदर कॉमन कोल्ड से हमारा मतलब ये होता है जब बच्चों को एक ह्यूमन बींग से दूसरे ह्यूमन बींग से कॉन्टेजियस वायरस का एक्सपोजर होता है जिसकी वजह से ये इन्फेक्शन होते हैं। इसको हम मेडिकल टर्म में बोलते हैं कॉमन कोल्ड। यूजुअली देखा यह गया है कि ये इन्फेक्शन 1 to 2 वीक के अंदर सबसाइड कर जाते हैं। इसके बाद बच्चा कम्प्लीटली रिकवर कर जाता है। 2.5 ईयर से लेकर जब बच्चा 4 to 5 ईयर तक के एज ग्रुप में होता है, इस एज के अंदर जब बच्चा अपनी डे टू डे केयर एक्टिविटी या स्कूल की एक्टिविटी स्टार्ट करता है तो पेरेंट्स का अक्सर ये कंसर्न ये रहता है कि इस समय बच्चों को इन्फेक्शन की रेट काफ़ी बढ़ गई है। ये तो बिल्कुल ठीक ही नहीं होता है। या हमारे बच्चों को बारी बारी खांसी है, कोल्ड हो रही है, क्या इसकी इम्यूनिटी लो है? इस तरह के क्वेश्चन पीडियाट्रिशियन को डे टू डे लाइफ के अंदर काफ़ी अधिक मात्रा में सुनने को मिलते हैं। यूजली देखा यह गया कि जब बच्चे आउटसाइड वर्ल्ड को एक्सपोज होते हैं, यानी कि जो आपकी फैमिली स्ट्रक्चर है, आप पेरेंट्स है, बच्चा है, ग्रैंड पेरेंट्स है, उसके अलावा बच्चा जब डे टू डे एक्टिविटी में बाहर के लोगों से मिलता है, उस समय बच्चों को इस तरह के इन्फेक्शन की पॉसिबिलिटी काफ़ी बढ़ जाती है और ये बिल्कुल ही सामान्य बात है। एक बच्चे को साल में 8 से 12 बार इस तरह की इन्फेक्शन होना एक बिल्कुल ही सामान्य तरह का बात है। इसमें किसी भी तरह की घबराने की बात नहीं है और ये किसी भी ढंग से इम्यूनिटी से रिलेटेड कंसर्न नहीं है। वायरस का इन्फेक्शन होना एक सामान्य बात होती है। जब भी आपको वायरस इन्फेक्शन होता है तो उसके बाद बॉडी उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी डेवलप कर लेती है और धीरे 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 करके बच्चों को उस तरह के इन्फेक्शन की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है और जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो आपने देखा होगा कि उनको वो इन्फेक्शन ना के बराबर होता है। तो कॉमन कोल्ड की तो होगी ये बात। दूसरी बात आती है एलर्जिकल राइनाइटिस की। कॉमन कोल्ड के सिम्टम जैसे कि हमने आपको पहले बता दिया, एलर्जिकल राइनाइटिस में भी इसी तरह के सिम्टम हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ सिम्टम है जैसे कि बच्चों की आई के अंदर बारी बारी ईचिंग का इश्यू होना, बच्चों को बारी बारी अपनी आई का रब करना, आई की रेडनेस होना। इसके अलावा बच्चों को स्नीजिंग का इशू काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं। नेजल म्यूकोसा के अंदर बच्चे का ईचिंग फील करना। इस तरह के बच्चे बारी बारी अपनी नाक को इस तरह से टिपिकल टाइप से रब करते रहते हैं, जिसकी वजह से आप देखेंगे जब बच्चे इस तरह की एक्टिविटी बारी बारी करते हैं तो नाक के इस वाले हिस्से के अंदर उनके अंदर एक हॉरिजॉन्टल सी लाइन सी बन जाती है। इसके अलावा उनकी आंखों के नीचे इस एरिया के अंदर बच्चों के अंदर स्किन के फोल्ड होना या डार्क सर्कल होना, ये भी एलर्जिकल राइनाइटिस के फेवर में जाते हैं। एलर्जिकल राइनाइटिस के बच्चों में यूजुअली देखा गया है कि जब उनका इवैल्यूएशन करते हैं उनको बचपन में किसी ना किसी तरह की स्किन की एलर्जी होने की पॉसिबिलिटी होती है, जिसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हम बोलते हैं एटोपिक डर्मेटाइटिस। इसके अंदर बच्चों के अंदर स्किन की रेडनेस, स्किन की ड्राइनेस या स्किन के अंदर बच्चों को ईचिंग होने के इशू हो सकते हैं। इसके साथ में फैमिली हिस्ट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। एलर्जिकल राइनाइटिस के बच्चों में देखा गया कि उनकी फैमिली के अंदर एलर्जिकल राइनाइटिस का इशू होना, ब्रोंकल एस्थमा का इशू होना या एटोपिक डर्मेटाइटिस के इशू होने की पॉसिबिलिटी काफ़ी हाई होती है। बच्चे की अगर आप स्किन का डिटेल एग्जामिनेशन करेंगे तो आपको कोई ना कोई स्किन फोल्ड के ऊपर या किसी भी तरह के ड्राई पैचेस मिल सकते हैं जिसके अंदर बच्चों को बारी बारी ईचिंग होती है और बच्चे इसके ऊपर रबिंग कर सकते हैं। एटोपिक डर्मेटाइटिस का एलर्जिकल राइनाइटिस से काफ़ी सीवियर कोरिलेशन होता है। अगर बच्चों को बचपन में एटोपिक डर्मेटाइटिस है तो उनको आगे चल के एलर्जिकल राइनाइटिस होने की पॉसिबिलिटी काफ़ी हाई हो जाती है। कॉमन कोल्ड का जैसे कि हमने आपको बताया कि वायरल इन्फेक्शन होते हैं तो डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करेंगे कॉमन कोल्ड की मेडिकेशन, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट और पैरासीटामोल, और यूजली बच्चा 1 से 2 वीक के अंदर ठीक हो जाएगा। बट एलर्जिकल राइनाइटिस के अंदर पर्टिकुलर टाइप की ट्रीटमेंट दिया जाता है। अगर आपको किसी पर्टिकुलर चीज़ से एलर्जी डायग्नोस होती है, जैसे कि इंडोर एलर्जेंस होते हैं, कई बच्चों को हाउस डस्ट माइट से एलर्जी होती है, तो डॉक्टर आपको पर्टिकुलर टाइप के प्रोटेक्टिव बेड बेड कवर बताएंगे, पिलो कवर बताएंगे, जिससे आपका उन एलर्जन का एक्सपोजर होने की चांसेस कम हो जाएंगे। आपको घर को किस ढंग से क्लीन करना चाहिए, आपको बेडशीट को किस ढंग से क्लीन करना चाहिए, इसके बारे में आपको रिकमेंडेशन देंगे। कई बच्चों को घर के अंदर स्मोकिंग की वजह से या घर के अंदर जो कॉकरोच होते हैं या अदर तरह के जो परफ्यूम्स या सेंट आप यूज़ करते हो उससे भी एलर्जी हो सकती है। अगर आप घर के अंदर कोई पेट्स है जैसे कि डॉग है, कैट्स है, इनसे भी बच्चों को एलर्जी होती है, उनके डिटेल इवैल्यूएशन के बाद डॉक्टर आपको उसके लिए पर्टिकुलर टाइप का ट्रीटमेंट बताएंगे। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के अंदर एलर्जिकल राइनाइटिस में एंटी हिस्टामिनिक मेडिकेशन रिकमेंड की जाती है। बट अगर आपको एलर्जी सिम्टम काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं जिसकी वजह से आपकी डे टू डे एक्टिविटी इम्पेयर हो रही है, बच्चे की स्कूल परफॉर्मेंस इम्पेयर हो रही है,
नाइट के अंदर बच्चा एक साउंड स्लीप नहीं पा रहा है, बारी बारी बच्चों को नेजल कंजेशन सिम्टम रहते हैं। इस कंडीशन के अंदर डॉक्टर आपको इंट्रानेजल स्टीरॉयड रिकमेंड कर सकते हैं। इंट्रानेजल स्टीरॉयड के बारे में पेरेंट्स का काफ़ी कंसर्न रहता है कि हमें अपने बच्चे को ये देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए स्टीरॉयड है। देखिए, डॉक्टर आपको तभी वो मेडिकेशन रिकमेंड करेगा जब आपके बच्चे को उसका इंडिकेशन होगा। इंट्रानेजल स्टीरॉयड के जो डोजेस होती है वो ओरल स्टीरॉयड से काफ़ी कम मात्रा में होती हैं। उसके साइड इफ़ेक्ट कम होते कंपेयर टू आप अगर ओरल थेरेपी उसके लेते हैं। तो अगर आपके डॉक्टर आपको रिकमेंड करते हैं तो आपको इंट्रानेजल स्टीरॉयड के ऊपर डेफिनेटली जाना चाहिए। एलर्जिकल राइनाइटिस से बच्चे के अंदर कई तरह के क्रॉनिक चेंजेस आ सकते हैं। बच्चे की स्कूल परफॉर्मेंस इम्पेयर्ड हो सकती है, बच्चा इरिटेट रहने लग जाता है, बच्चे की जो बिहेवियर इशू आने लग जाते हैं, टेम्पर टेंट्रम के इशू बढ़ जाते हैं। स्कूल परफॉर्मेंस में हमने देखा है कि बच्चों की परफॉर्मेंस काफ़ी डाउन हो जाती है। अगर बच्चों को क्रॉनिक समय तक एलर्जिकल राइनाइटिस रहती है तो बच्चे की नेजल म्यूकोजा में चेंज हो सकते हैं, जिसकी वजह से नेजल पॉलिप का इशू होना, साइनोसाइटिस का इशू होना, नेजल म्यूकोजा का हाइपरट्रोफी होना और एडिनोइड की दिक्कत भी हो सकती है। अगर इससे रिलेटेड आपके कोई सवाल है तो आप हमें व्हाट्सएप पे ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।